फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ ये सबसे लास्ट सिंथेटिक फाइबर या कृत्रिम रेशों का है टॉपिक है जो कि है एक्रिलिक। इसके पहले हम लोगों ने वनस्पति रेशे और कृत्रिम रेशों के बारे में लगभग सारे ही रेशों को पढ़ लिया है, जिसमें हमने सिल्क की वनस्पति रेशों में हमने सिल्क की बात की थी, कपास की बात की थी, वूल, लिनन, कपोक, इन सब की बात कर चुके हैं। फिर हमने बात की थी कृत्रिम रेशों की। कृत्रिम रेशों में हमने मैनमेड यानी रेयॉन की बात की थी। रेयॉन कैसे बनता है, उसके रासायनिक कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, इसके अलावा यार किस रासायनिक मिश्रण से मिलके बनता है। फिर हमने नायलॉन के बाद पॉलिस्टर की बात की थी। अब हम पढ़ रहे हैं एक्रिलिक, जो कि एक क्या है, कृत्रिम रेशा है। तो देखिए, एक्रिलिक प्लास्टिक का एक प्रकार होता है। जैसे प्लास्टिक रेसे भी, जैसे आप देखते हैं मार्केट में प्लास्टिक रेसे आते हैं, तो एक्रिलिक क्या है, प्लास्टिक रेशे का एक प्रकार होता है। इस तंतु का व्यावसायिक नाम क्या होता है, ऑरलॉन होता है। देखिए, जो मेथड है मैन्युफैक्चरिंग की, ऑरलॉन या फिर एक्रिलिक के निर्माण की जो विधि होती है, जो एक्रिलिक फाइबर होता है, इसी को व्यावसायिक नाम जो होता है हम क्या देते हैं, ऑरलॉन देते हैं। ठीक है। अब देखिए, एथिलीन हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है ये लेते हैं और इसमें जो है फिर क्लोरोहाइड्रिन बनाया जाता है और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कराते हैं। अब देखिए, एथिलीन ऑक्साइड बनता है और इसको हाइड्रोसाइनिक एसिड से क्रिया कराते हैं, जिससे कि साइनो अल्कोहल बनता है। इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं, जिससे एक्रिलोनाइट्राइल बनता है। फिर इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बनता है। लीनियर पॉलीमर जो होता है एक्रिलोनाइट्राइल का, वो बनाते हैं। इसको डिसॉल्व करते हैं डाईमिथाइल फॉर्माइड में। फिर इसको स्पिनरेट से निकालते हैं ड्रायर में और इसको स्ट्रेच करते हैं यानी खींचते हैं और फिर इसको कटर से काटते हैं। फिर क्रिम्पर से इसको घुंघराला बना देते हैं, ओपन कर देते हैं और इसकी गांठें बना देते हैं। तो इस तरीके से इस धागे का निर्माण होता है या इस रेशे का निर्माण जो है वो होता है। तो एक्रिलिक में जो ध्यान देने वाली बात है, इसमें अक्सर पूछता है एक्रिलोनाइट्राइल जो होता है ये इसका रासायनिक कंपाउंड होता है, और कभी कभी एथिलीन और हाइपोक्लोरस एसिड भी पूछ लेता है। तो एक्रिलोनाइट्राइल जो है वो कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक्रिलोनाइट्राइल से क्या बनता है, एक्रिलिक फाइबर, जिसका व्यावसायिक नाम क्या होता है, ऑरलॉन होता है। ठीक है। फिनिशेस देखिए, एक्रिलिक की क्या होती है, एंटीस्टैटिक फिनिश, यानी कि समझ रहे हैं आप एंटीस्टैटिक फिनिश को। हीट सेटिंग होती है कि हीट से हम इसके आकार को सेट कर देते हैं, इसके स्वरूप को हम निश्चित कर देते हैं। वाटर रिपेलेंसी होती है, इस पर पानी नहीं टिकता है क्योंकि प्लास्टिक फाइबर है तो पानी नहीं टिकता है। तो जब पानी नहीं टिकेगा तो फफूंद और मोल्ड जैसी भी समस्या नहीं होती है। अब देखिए, स्ट्रेंथ की बात करें अगर हम, स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती से है, तो ऑरलॉन जो होता है ये सभी एक्रिलिक तंतुओं में सबसे कमज़ोर होता है। जितने भी एक्रिलिक तंतु होंगे उसमें ऑरलॉन क्या होगा, सबसे कमज़ोर होता है। प्राकृतिक तंतुओं की तुलना में यह ऊन को छोड़कर सभी तंतुओं से कमज़ोर होते हैं। तो ऊन जो होता है वो उसको छोड़कर, ऊन वैसे क्या है कि ऊन की भी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन अगर हम प्राकृतिक तंतुओं की बात करें तो प्राकृतिक तंतु जो होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो ऊन की तुलना में बाकी सारे तंतुओं से ये कमज़ोर होते हैं। ऑरलॉन को प्राथमिक रूप से ऊन के स्थान पर उपयोग किया गया था। तो सबसे पहले ऊन को रिप्लेस करके एक्रिलिक को जो है ऊन की रिप्लेसमेंट के लिए लाया गया था। मतलब जहाँ पर ऊन नहीं इस्तेमाल कर सकते वहाँ पे हम एक्रिलिक इस्तेमाल कर लेंगे। इसकी अधिक मजबूती एक लाभ के रूप में होती है, क्योंकि ऊन जो है थोड़ा वीक होता है तो उसकी जगह पे हम एक्रिलिक यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इसकी जो कंपैरिजन है एक्रिलिक का ऊल से करते हैं। रासायनिक संगठन भी ऊल जैसा होता है, इसकी विशेषताएँ भी ऊल यानी ऊन जैसी होती हैं। तो देखिए, तंतु विशेषता एक्रिलिक की और वूल की। क्षार का प्रभाव तनु के प्रति प्रतिरोधक है, ये हानिप्रद है। अम्ल के का प्रभाव क्या होता है, प्रतिरोधक है, दोनों प्रतिरोधक है, यानी अम्ल पर जो है इनका प्रतिरोधक प्रभाव पड़ता है। फिर देखिए, घोल का प्रभाव क्या है, शुष्क धुलाई की होनी चाहिए और यहाँ पर भी सेम होनी चाहिए। सूर्य प्रकाश का जो प्रभाव है अति उत्तम प्रतिरोधक है और ये निम्न प्रतिरोधक होते हैं। स्थायित्व तो क्या होता है, हीट सेटिंग अगर कर दो तो फिर ये हीट सेटिंग के बाद अपना स्थायित्व तो नहीं खोते हैं एक्रिलिक रेशे जो होते हैं, और जबकि वूल जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, अपना उनका जो आकार होता है उससे वो सिकुड़ जाते हैं। फिर देखिए, क्रीज का स्थायित्व तो क्या होता है, क्रीज की स्थिर किया जाता है, हीट द्वारा हटाया जा सकता है। क्रीज इसमें बनाई जाती है एक्रिलिक के
फाइबर्स पर या फैब्रिक्स पर, तो उसको हीट के द्वारा स्थिर करते हैं। और क्रीज स्थायी, वूल में तो कभी भी क्रीज स्थायी नहीं होती है। ऊष्मा का प्रभाव देखिए क्या होता है कि थर्मोप्लास्टिक होते हैं, कितना 450 से 490 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चिपकने लगते हैं। एक्रिलिक बहुत ज़्यादा तापमान होता है इनका, ये 450 से 490 डिग्री बहुत हाई टेम्परेचर है। और जबकि जो वूल होते हैं ये आसानी से टूटने लगते हैं, उच्च तापक्रम पर चटक जाते हैं। कीड़े व फफूंद के प्रतिरोधक, ये तो पूर्ण जो एक्रिलिक्स कृत्रिम रेशे हैं तो पूर्णतः क्या है, प्रतिरोधक है। कीड़े और फफूंद का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि जो ऊन होता है ये कीटाणु से क्या होता है, कीड़ों से क्या होता है, प्रभावित होता है। मैले होते हैं संग्रहित ऊन पर फफूंद हो जाती है। तो नेचर में वूल क्या है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन पे तो लगते ही है फफूंद और ये सब चीज़ें, तो इस वजह से ऊन पर कीड़े और फफूंद वगैरह लग सकते हैं। लेकिन एक्रिलिक क्या होता है, गुण इसके ऊन जैसे ही है, लेकिन क्योंकि ये प्लास्टिक है तो इस पर कुछ चीज़ें जैसे कि फफूंद का प्रभाव नहीं होगा, क्षार का प्रभाव नहीं होगा, इस तरीके से ये इनकी प्रॉपर्टीज़ बनाई गई हैं। अब देखिए ऊन प्राप्ति के साधन देख लेते हैं। सोर्स ऑफ वूल क्या होता है, मैरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त जो ऊन होता है वो सबसे सर्वोत्तम उच्च कोटि का होता है, सर्वोत्कृष्ट होता है कह सकते हैं। याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी जाति की भेड़ से प्राप्त ऊन सर्वोच्च कोटि का होता है, तो ये मैरिनो जाति की। सबसे जो कॉस्टली ऊन है वो वैकुना नामक पशु की खाल से प्राप्त होता है। कुछ जानवर जिनसे ऊन मिलता है हमें, जैसे कि कश्मीरी बकरी, तो ये कहाँ पाई जाएगी, चीन में पाई जाएगी। 2 लेयर्स इसमें पाए जाते हैं, आउटर साइड और इनर साइड। जैसे जो बकरी होती है उसमें हम देखते हैं कि जो आउटर साइड पे जो जो रेशे होते हैं, जो ऊन आउटर साइड के जो हेयर होते हैं बकरी के, मतलब उनकी पीठ पर जो होगा, है ना, तो वो कैसे होंगे, रफ होते हैं और हार्ड होते हैं। और जबकि इनर साइड का मतलब कि जो जैसे पेट पर जो बाल होंगे, जांघों पर जो बाल होंगे, अंदर साइड पे जो होंगे वो स्मूथ और सॉफ्ट होंगे, और इसी को हम पश्मीना कहते हैं। तो पश्मीना जो है वो गुड क्वालिटी की वूल होती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम उस जानवर के या बकरी के या भेड़ के किस हिस्से से वो जो ऊन है वो ले रहे हैं। फिर देखिए अंगोरा गोट जो होता है ये टर्किश में पाई जाती है, गुड क्वालिटी का ऊन जो है प्रोवाइड करती है। अंगोरा रैबिट से भी लिया जाता है ऊन जो है, ये कोमल तथा रेशम की भांति चमकदार होते हैं और प्योर वाइट होते हैं, ठीक है। इसके स्वेटर, चिल्ड्रंस के क्लोथ, ये सब बनाए जाते हैं। फिर देखिए हम देख रहे हैं अल्पाका जो है ऊन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इस जानवर से प्राप्त तंतु 12 इंच लंबे होते हैं, और देखिए पाइल वीव से निर्मित वस्त्रों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अल्पाका लामा जो होता है, अल्पाका एक जानवर होता है, ठीक है। अल्पाका एक जानवर का नाम है। जब हम उससे हम ऊन लेते हैं या वूल लेते हैं तो उसको हम अल्पाका वूल कहते हैं, ठीक है। अब जो लामा, ये भी एक जानवर है, तो इस जानवर से प्राप्त ऊन भारी व घनी होता है। फिर देखिए कैमल यानी ऊँट से भी लेते हैं, ऊँट की गर्दन व पेट के भाग से प्राप्त होता है। और एग्जाम्पल जैसे अन्य हिस्सों से घटिया क्वालिटी यानी के ऊन मिलेंगे, वूल मिलेंगे, जिससे हम रस्सी, दरी, ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने जो फाइबर चैप्टर जो हमने शुरू किया था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लगभग। तो अब आप लोगों को अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं पढ़ाया गया है, कुछ छोड़ा गया है या कुछ छूट गया है या आपको कुछ नहीं समझ में आया है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू बेटा।